आपको अंदाजा नहीं है कि अमेरिका और इस्राइल ईरान में कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इतना खतरनाक खेल कि पूरी दुनिया उसकी गिरफ्त में आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और इस्राइल सुप्रीम लीडर खामेनी के जनाजे को निशाना बना सकते हैं? इस बात की सुगबुगाहट लगातार हो रही है। इस बात को लेकर रहस्यों का घेरा है और आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रीम लीडर खामेनी के जनाजे को आखिर इस्राइल और अमेरिका क्यों निशाना बनाना चाहते हैं। नंबर 1, ईरान का पूरा टॉप लीडरशिप वहां मौजूद है। याद कीजिएगा इस्राइल ने क्या कहा था। इस्राइल ने कहा था कि सुप्रीम लीडर का जो भी उत्तराधिकारी होगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। और बताया जा रहा है कि मुश्तबा खामेनी यानी कि खामेनी के जो बेटे हैं वो उनकी जगह ले सकते हैं और मुश्तबा खामेनी उनके सुपुर्दे खाक में मौजूद रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। समानांतर तौर पर अमेरिका इसे धर्म युद्ध बना रहा है। यह मेरा बयान नहीं है दोस्तों, यह ट्रंप की पार्टी के सांसद लिंडसे ग्रेहाम का बयान है। अक्सर इस तरह के आरोप मुसलमानों पर लगाए जाते हैं, मगर अगर आप अमेरिका और इस्राइल के तेवर को देखें तो वो लगातार इस मामले को धार्मिक बना रहे हैं और यह अपने आप में निहायत ही खतरनाक है, क्योंकि युद्ध का होना वो पहले ही खतरा है। ऊपर से अगर आप उसे भड़काएं, उसमें धर्म का तड़का लगाएं, बार बार भड़काऊ बयान दें और उससे ऊपर अगर आप सुप्रीम लीडर के जनाजे पर हमला करें तो आपको अंदाजा है उसका क्या असर होगा। इंतजार कीजिए दोस्तों, इस पूरे प्रोग्राम में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका और इस्राइल सुप्रीम लीडर के जनाजे पर निशाना साधेगी। नंबर 2, फेक न्यूज के जरिए, फर्जी खबरों के जरिए किस तरह से अमेरिका और इस्राइल इस जंग में आगे बढ़ रहा है। जी हां, इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं फॉक्स न्यूज द्वारा कि हजारों कुर्दों ने ईरान पर हमला कर दिया है, इराक से ईरान पर हमला कर दिया है। खुद इराक इस खबर का खंडन कर रही है, हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले, क्या गुंजाइश है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे पर हमला किया जा सकता है? अब तक जो जानकारी मौजूद है वो जानकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं और एक बार फिर इस मंच पर हम तथ्यों के आधार पर आप तक जानकारी लाते हैं। मैं उन बाकी पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो कुछ लोगों को भड़काने के लिए या फिर उनके इमोशंस के साथ खेलने के लिए आपको सब्ज बाग दिखाऊं या गलत तस्वीर पेश करूं। बड़ा प्रश्न, क्या अमेरिका और इस्राइल सुप्रीम लीडर खामेनी के जनाजे पर हमला कर सकते हैं? गौर फरमाएं। सिर्फ सैन्य नजरिए से देखें तो खामेनी का जनाजा जैसे बड़ा, तय समय और जगह वाला कार्यक्रम निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान इस खतरे को कम करने के लिए काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम कर रहा है और ज्यादातर गंभीर विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा हमला बहुत बड़ा तनाव बढ़ाने वाला कदम होगा, इसलिए इसकी संभावना कम मानी जा रही है। जनाजे के बारे में अब तक क्या जानकारी मौजूद है? गौर फरमाएं। ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम रखने की योजना बनाई थी, जिसके बाद मशहद में इमाम रजा के मजार पर उन्हें दफनाया जाना था। लाखों लोगों के आने की उम्मीद थी, जिससे एक बहुत बड़ा और स्थिर लक्ष्य बन सकता था। अब सरकारी मीडिया के मुताबिक सार्वजनिक शोक समारोह को टाल दिया गया है। आधिकारिक कारण लॉजिस्टिक और भीड़ बताया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि सुरक्षा चिंता भी बहुत बड़ा कारण है। तेहरान और मशहद दोनों जगह भारी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है ताकि किसी बाहरी हमले या अंदरूनी अशांति से निपटा जा सके। और वो सवाल, क्या अमेरिका और इस्राइल वाकई इस जनाजे पर प्रहार कर सकते हैं? आसान लफ्जों में इसका जवाब, इस्राइल पहले ही दिखा चुका है कि वह ईरान के अंदर शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने से नहीं चिकता, जैसा कि उस हमले में हुआ जिसमें खामेनी और कई वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इस्राइल के रक्षा मंत्री ने भी यह कहा कि खामेनी के बाद जो भी नेता बनेगा वो भी निशाना बन सकता है। सैन्य रूप से देखें तो जनाजे पर हमला संभव है, क्योंकि समय और जगह पहले से पता होगी, कई बड़े नेता एक जगह मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा हमला हजारों नागरिकों और विदेशी मेहमानों की मौत का कारण बन सकता है। इसलिए ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि यह एक ऐसी रेड लाइन होगी जिससे बहुत बड़ा युद्ध भड़क सकता है। यानी कि सरल शब्दों में अमेरिका और इस्राइल ऐसा नहीं करेंगे। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, पहला हमला खामेनी पर होता है, दूसरा हमला कहां होता है? एक स्कूल पर,
200 लोग मारे जाते हैं, 160 छोटी छोटी बच्चियां। यानी कि इस्राइल और अमेरिका के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। ये लोग अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्रेहाम क्या कह रहे हैं। वो इसे धर्म युद्ध बता रहे हैं। यह अपने आप में निहायत ही खतरनाक बयान है दोस्तों। मैं फिर कह दूं, अगर हम इसे धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे तो हर गुजरते लम्हे के साथ हम इस दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ढकेल रहे हैं। इसके बाद तमाम मुस्लिम देशों में जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो निशाने पर आने वाले हैं, और यह खतरनाक खेल कोई और नहीं, ट्रंप और नेतन्याहू खेल रहे हैं। सुनिए लिंडसे ग्रेहाम ने क्या कहा। This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. अब आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान इस जनाजे को क्यों टाल रहा है। स्वाभाविक सा जवाब है क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि इस्राइल हमला कर सकता है। और इस बारे में क्या मालूमात हैं, गौर फरमाया जाए। कई विश्लेषकों का मानना है कि जनाजा टालने का एक बहुत बड़ा कारण सुरक्षा है। 1989 में खुमैनी के जनाजे में करीब 1 करोड़ लोग आए थे और आज हालात पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हैं। इसलिए ईरान समय लेकर एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है, उड़ानों के रास्ते नियंत्रित कर रहा है, भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा है, कुछ कार्यक्रम को ज्यादा सुरक्षित या गुप्त जगहों पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। इस वक्त कौन कौन सी थ्योरीज चल रही हैं दोस्तों, आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। पहली थ्योरी, फ्यूनरल किल बॉक्स। क्या है यह पहली थ्योरी, फ्यूनरल किल बॉक्स? गौर फरमाया जाए। फ्यूनरल किल बॉक्स थ्योरी, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका या इस्राइल इंतजार कर सकते हैं जब कई बड़े IRGC और राजनीतिक नेता एक जगह इकट्ठे हों और फिर हमला कर दें। दूसरी, ह्यूमन शील्ड थ्योरी। दूसरी राय यह है कि ईरान खुद ही जनाजे को ऐसा बड़ा कार्यक्रम बना रहा है जिसमें लाखों लोग हों, ताकि अगर हमला हो तो दुनिया में उसे नागरिकों का नरसंहार माना जाए। उसके बाद तीसरी, सिर्फ शैडो वॉर थ्योरी। क्या है ये शैडो वॉर थ्योरी? कई पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इस्राइल जनाजे पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि आसपास मिसाइल ठिकानों, IRGC बेस और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाते रहेंगे। इनसाइड जॉब या लीक थ्योरी। और याद कीजिएगा दोस्तों, उस रहस्यमय शख्स पर मैं पहले ही कार्यक्रम कर चुका हूं। खामेनी को बगैर एक इनसाइड लीक के नहीं मारा जा सकता, और वो जो इनसाइड जॉब है उसकी छाया इस जनाजे पर भी पड़ रही है। कैसे, गौर फरमाएं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या में अंदर से जानकारी लीक हुई, इसलिए ईरान अब जनाजे के दौरान अंदरूनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और समानांतर तौर पर, जैसे मैंने बताया, फेक न्यूज का प्रचार। और फेक न्यूज का प्रचार ईरान की तरफ से कम, अमेरिका और इस्राइल की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है। फॉक्स न्यूज पहले कहता है कि हजारों कुर्दों ने ईरान पर हमला कर दिया है। उनका कहना है कि हजारों कुर्द इराक की सीमा को पार कर रहे हैं और ईरान पर हमला कर रहे हैं। यह खबर लगातार आ रही है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह देखिए। एक्सक्लूसिव, thousands of Kurdish fighters launch ground offensive into Iran against regime officials say। I24 न्यूज के मुताबिक, क्योंकि फॉक्स न्यूज के अलावा I24 न्यूज ने भी यह फेक न्यूज दिखाई है, और खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। ईरानी कुर्दिस्तान की कोalition ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ इरानियन कुर्दिस्तान यानी CPFIK के एक अधिकारी का कहना है कि इराक में मौजूद कुर्द हथियारबंद समूहों ने ईरान की सरकारी फौजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी के मुताबिक कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी यानी PJAK से जुड़े कुर्द लड़ाके सोमवार 2 मार्च से ही ईरान के अंदर लड़ाई की पोजीशन लेना शुरू कर चुके हैं। मगर क्या यह खबर सही है? सरासर गलत है। यह ट्वीट देखिए।
खुद इराकी अधिकारी कह रहे हैं कि हजारों की तादाद तो बहुत दूर की बात, एक कुर्द लड़ाका भी ईरान में प्रवेश नहीं कर रहा है। यानी कि खुद इराक, जिसका तनावपूर्ण इतिहास है ईरान के साथ, याद कीजिएगा 8 साल तक 80 के दशक में ईरान और इराक के बीच में युद्ध चला था, बावजूद उसके इराकी अधिकारी का कहना है कि एक भी कुर्द लड़ाके ने प्रवेश नहीं किया है। यानी फेक न्यूज के सहारे अमेरिका और इस्राएल ये जंग लड़ रहे हैं, और बात यहां तक सीमित नहीं है। एक और मैं खबर आपको बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं खबर क्या आई थी कि ब्रिटेन के साइप्रस में सैनिक बेस पर एक मिसाइल के जरिए हमला हुआ? यह खबर आई थी, याद है ना आपको? अब खुद ब्रिटेन कह रहा है कि ईरान ने हमला नहीं किया था। अब आप मुझे बताइए, अगर ईरान ने हमला नहीं किया था ब्रिटिश बेस पर, तो हमला किसने किया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और इस्राएल तमाम देशों पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो इस युद्ध में शामिल हो जाएं? क्या खाड़ी के देश अमेरिका और इस्राएल की इस चाल को समझ पा रहे हैं? क्या यूरोप के देश उनकी इस चाल को समझ पा रहे हैं? इसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि ईरान की तरफ से कुर्दिस्तानी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर जो एंटी इरानियन मिलिटेंट्स हैं, ईरान उन पर हमला कर रहा है। यह वीडियो उसकी बानगी है। यानी कि ईरान के खिलाफ काम करने वाले चरमपंथियों और आतंकवादियों पर ईरान लगातार हमला कर रहा है। यह पहला वीडियो है जो एक ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से आ रहा है। अब दूसरा, सुलेमानिया, इराक के अंदर सुलेमानिया है, वहां पर ईरानी जवाब दिया जा रहा है। यानी कि इसमें दो राय नहीं है कि कुर्द विद्रोही ईरान पर हमला कर रहे हैं, मगर जो खबर दी जा रही है ना कि हजारों की तादाद में वो सीमा पार करके जा चुके हैं, यह गलत खबर है और इसका खंडन खुद इराक कर रहा है। मगर जैसे कि आप देख सकते हैं, इराक के सुलेमानिया में किस तरह से ईरान जवाब दे रहा है ईरान विरोधी चरमपंथियों का, ईरान विरोधी मिलिटेंट्स का। और इस बारे में क्या जानकारी है मौजूद, गौर फरमाएं। बड़ा प्रश्न, क्या कुर्द विद्रोहियों ने ईरान पर हमला किया है? चलिए इस अहम सवाल का जवाब देते हैं सरल अंदाज में। एक छोटा सा जवाब, कुछ कुर्द हथियारबंद समूह सच में ईरान के अंदर ईरानी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन यह जो खबर चल रही है कि हजारों इराकी कुर्दों ने इराक से ईरान में घुसकर हमला किया, उसे इराक और कुर्द अधिकारी दोनों ने जोर से नकार दिया है। इसलिए पूरी तस्वीर अभी थोड़ी उलझी हुई है और राजनीतिक बयानबाजी से भरी हुई है। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुर्द समूह क्या कह रहे हैं। कुर्द विपक्षी संगठन जैसे कि पीडीके, कोमाला, पीएके, पीजेएके कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के कुर्द इलाकों में हमले बढ़ा दिए हैं। इन हमलों में आईआरजीसी के ठिकाने, खुफिया दफ्तर, पुलिस स्टेशन और कुछ मिसाइल से जुड़े ठिकाने निशाने पर बताए जा रहे हैं। एक कुर्द नेता के मुताबिक ईरानी कुर्दिस्तान के कई इलाकों में हमले तेज हुए हैं, यानी लड़ाई ईरान के जमीन पर ही हो रही है। जरूरी नहीं है कि इराक से हमला हुआ हो। हजारों इराकी कुर्द के हमले वाली खबर, क्या है इसके पीछे का राज? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इराकी कुर्दिस्तान से हजारों कुर्द लड़ाके ईरान में घुस गए हैं और जमीनी हमला शुरू कर दिया है, लेकिन इन रिपोर्ट्स में अक्सर पक्के सबूत, यूनिट्स या लड़ाई के नतीजों की साफ जानकारी नहीं दी गई है। इस बारे में बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि इराकी और कुर्दिस्तानी सरकार क्या कह रही है। गौर फरमाएं, एक कुर्द विपक्षी नेता ने कहा है कि इराकी जमीन से हमला शुरू होने की बात गलत और बेबुनियाद है। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट केआरजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक भी इराकी कुर्द सीमा पार नहीं गया और उनका इलाका ईरान के खिलाफ युद्ध का मोर्चा नहीं बनेगा। तो इराक ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा। मगर आप देखिए i24 न्यूज, फॉक्स न्यूज किस तरह से इन झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों कि इस पूरे मामले में अमेरिका और इस्राएल कुर्द विद्रोहियों को मदद दे रहे हैं, सैनिक साजो सामान की और पैसे की। क्योंकि आप जानते हैं कि इराक में अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से काबिज हैं, लिहाजा कुर्द विद्रोहियों से उनका संपर्क एक लंबे अरसे से बना हुआ है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका और इस्राएल उन्हें सैनिक मदद जरूर दे रहे हैं, सैनिक साजो सामान की मदद जरूर दे रहे हैं। और
इस्राइल एक और खतरनाक खेल खेल रहा है। और वो खतरनाक खेल क्या है? उस खतरनाक खेल के अंतर्गत कई फ्रेंडली कंट्रीज के मिलिट्री बेसिस पे हमले किए जा रहे हैं। मसलन साइप्रस में एक ब्रिटिश बेस पर हमला होता है। मैं आपको खबर बताऊंगा और इस खबर में बताया जा रहा है कि खुद ब्रितानी सरकार कह रही है कि जिस मिसाइल के जरिए हमला हुआ, कहने को वह ईरानी मिसाइल थी, मगर यह हमला ईरान की तरफ से नहीं हुआ। खबर सुनिए। They can also confirm that a Shaheed-like drone, which targeted RAF Akrotiri on the 2nd of March, that was the drone that came in at midnight. They are saying that that was not launched from Iran. So that is interesting and significant. They are not giving us any information as yet as to where they think that was launched from. But a drone that hit RAF Akrotiri, that was the one I think that caused damage to the airstrip, did not come from Iran, was not launched from Iran. Obviously, may well have come via Iran. जब आप ये खबर देख रहे थे तो समानांतर तौर पर मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी आपको दिखला रहा था, ताकि आप में से जो लोग अंग्रेजी में थोड़े से तंग हैं वो समझ सकें कि वो खबर क्या थी। मगर ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है जो खतरनाक खेल यहां पर अमेरिका और इस्राइल खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक मानचित्र दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। यह है इस्राइल और वो है साइप्रस। आप देखिए, इस्राइल से साइप्रस एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाल रेखा। यानी कि इस्राइल से साइप्रस में हमला, खासतौर से जिस बेस की हम बात कर रहे हैं, वो हमला कितना आसान हो जाता है। अब आप समझ रहे हैं ये क्या खेला है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह हमला इस्राइल ने किया है, अमेरिका ने किया है, या फिर किसी ईरान समर्थित गुट ने किया है। मगर खुद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह मिसाइल हमला ईरान ने नहीं किया। अब आप समझ रहे हैं कि झूठ के आधार पर, नफरत के आधार पर किस तरह का खेल अमेरिका खेल रहा है। अब आप समझे कि इस पूरे कार्यक्रम का क्या मकसद था। नंबर 1, सुप्रीम लीडर के जनाजे पर हमले की साजिश। नंबर 2, लिंडसे ग्रेहाम का कहना यह एक धर्म युद्ध है। और नंबर 3, तमाम जो दोस्त देश हैं उन्हें शामिल करना, उनके बेसिस पर हमला करना ताकि वो इस युद्ध में शामिल हो जाएं। खेला समझिए साहब, बहुत खतरनाक खेल है। मगर अफसोस की बात है, तमाम यूरोपीय देशों में सिर्फ एक स्पेन है, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, जिन्होंने ईरान पर हुए हमले की मुखालफत की है, आलोचना की है। बाकी सब खामोश हैं। सबसे शॉकिंग बात, भारत में ईरानी नौसैनिक आते हैं मिलन 2026 में भाग लेने, जो कि भारत के विशाखापट्टनम में होता है। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो एक अमेरिकी टॉर्पीडो से उनके जहाज पर हमला होता है, 100 लोग मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, उस जहाज के पास हथियार भी नहीं थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक जब आप किसी एक्सरसाइज में शिरकत करने जाते हैं, किसी अभ्यास में भाग लेने जाते हैं, तो आप हथियार नहीं रख सकते। यानी कि जिनके पास हथियार नहीं थे, अमेरिका ने उस पर एक कायराना हमला किया। और सबसे बड़ी बात, भाजपा सरकार पूरी तरह से खामोश है, पूरी तरह से खामोश है। इससे ज्यादा शॉकिंग बात, या ये कहा जाए शर्मनाक बात, कुछ नहीं हो सकती। हमारे मेहमान जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, नंबर 1, नंबर 2 भारतीय महासागर में हुआ, नंबर 3 श्रीलंका उनकी मदद कर रहा है। मैं जानता हूं कि यह सब श्रीलंका की समुद्री सीमा में हुआ, मगर कम से कम एक बयान तो जारी कीजिए। खामोशी बनी हुई है और उससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर हम आपके सामने मुद्दे रखते हैं, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, और आगे भी रखते रहेंगे, यह मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।